मुझे सब्जी बेचने वाले ने कहा, तब तो निश्चिंत हो जाइए। मुझे गाड़ी धोने वाले ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। यार क्या खाते हो तुम लोग? कौन सी डोज ले रहे हो भैया? भाई जिससे पिछड़े और दलित और महिला और किसान और नौजवान सब खिलाफ हैं, अशोक यादव जी वो तो चुंगी का चुनाव भी नहीं जीत सकता ना। अब ये 303 सीटें क्या जापान वाले देंगे इनको? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं देश के सबसे लोकप्रिय और निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस की प्रवक्ता राज शर्मा और समाजवादी की प्रवक्ता अशोक यादव को कैसे भयंकर पेला है। दोस्तों आज की ये डिबेट में कांग्रेसी राज शर्मा ने कहा देश की गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब बीजेपी से, मोदी से नाराज है। ये लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उनकी ये बात सुनकर अग्निहोत्री जी ने जो शानदार जवाब दिया वो सुनकर बड़ी आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। राज भाई, राहुल जी ने रायबरेली से अपने परिवार का जुड़ाव बताया, पंडित जी से बात शुरू की, नेहरू जी से किसान आंदोलन का जिक्र वो कर रहे थे, हालांकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन मैं समझ गया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। किसान आंदोलन का जो नेहरू जी गए थे वहां, उससे कहना चाह रहे हैं। खैर उसके बाद वो सीधे इंदिरा जी पर आ गए, फिर सोनिया जी पर आ गए, राजीव गांधी और सब। जबकि रायबरेली से नेहरू जी तो चुनाव लड़े नहीं। गांधी परिवार से पहला चुनाव रायबरेली से और दूसरा चुनाव इंदिरा जी के पति ने लड़ा, फिरोज ने। फिरोज गांधी की मृत्यु के बाद वो सीट इंदिरा जी के पास आई, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया राहुल जी ने। फिरोज गांधी का करना चाहिए था, नहीं, वो उनके पिता के पिता थे, करना चाहिए था। इसमें क्या समस्या है? कोई संकोच की बात है क्या? बाप और बाबा बदले जा सकते हैं क्या मित्र? नहीं ना, छाती ठोक के कहना चाहिए था। बाप और बाबा कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकते। आप धर्म बदल सकते हैं, बाप और बाबा नहीं बदल सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिरोज गांधी और राहुल गांधी अलग कैसे हो सकते हैं? खैर मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जैसे राहुल गांधी बड़े कद के नेता हैं और आप लोग कहते भी और सब मानते भी, भाई कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, अध्यक्ष भले खड़गे जी हो, लेकिन जलवा जलाल उन्हीं का है, राहुल जी का। उनके नामांकन में अगर सारा इंडिया गठबंधन आ जाता राज भाई, तो मैसेज बड़ा जाता कि नहीं जाता? क्या स्टालिन भी आते अपना मद्रासी लुंगी पहन के, क्या प्रिया में वो अपना ममता दीदी होती, पवार साहब होते, एक मैसेज जाता, उद्धव ठाकरे होते, उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता कि हाँ भाई कांग्रेस के अगुवाई में मामला टाइट है। अब राज भाई नहीं, देखिए आप क्या सोच रहे हैं मैं उस पर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा भी एक मानना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नामांकन में आप 12-13 चीफ मिनिस्टर बुला लो तो आप ही जीतोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बनी कि जहां 12-13 चीफ मिनिस्टर आते हो वही चुनाव जीतेगा। हारने को इंदिरा गांधी हार गई थी, हारने को अटल बिहारी वाजपेयी साहब हार गए थे, तो मोदी जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता। बस मैं इतना मानता हूं कि आपने अभी एक बात बोली, जब राजपूत जी बोल रही थी, आपने कहा सारी बातें कही, अब इलेक्शन शुरू हो रहा है, ये 80 की बातें कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने यूपी की बात करी कि हम 80 से 80 जीत रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं जैसे रोहिलखंड है, ये रोहिलखंड में ही बता दें प्रवक्ता महोदय कितनी सीट जीत रहे हैं। मैं सारी सीटों का आकलन करके बताऊंगा और आपके संग चुनाव को 4 जून को भी चाहे 5 मिनट को आऊंगा, तब भी मेरी बात सनद कराऊंगा कि मैंने क्या कही थी। आप बता दीजिए, मैं रोहिलखंड को ज्यादा जानता हूं तो मैं रोहिलखंड की सीटों को गिना दूंगा कि कौन हार गई कौन जीत गई। झूठ कुछ भी बोल लें, आप सही कहते हैं एक बात कि हम कुछ भी बढ़ा लें, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी बोलते हैं, जनता ने जिसको वोट दिया यानी जनता ने उसको माना, मगर ये भी अच्छा नहीं लगता ना। देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मैं तो समझता हूं आप जाते, अगर 12 चीफ मिनिस्टर ना आते तो क्या नॉमिनेशन नहीं होता? कहने को कुछ कह दो कि डीएम साहब बैठे थे, वो खड़े थे, बात प्रधानमंत्री है, डीएम ही, ये कहने को होता है देखो ऐसे बनो, तो कुछ बात कहने की होती है भाई, कुछ करने की होती है। देश में सब जान चुके हैं, वोट मैं बता रहा हूं, मैं
अगर एक छोटी सी बात है, मैं जिस कॉलोनी पे रहता हूं मेरा जीना हराम होता, यहां बीजेपी का वोटर है, मैं दबंगियत से कहता हूं, लेकिन मुझे 10 से 15 लोग ऐसे मिले जिन्होंने दावे के संग उन्होंने दूसरे से कहा नहीं हम नहीं देंगे। ठीक, मुझे सब्जी बेचने वाले ने कहा तब इस बार तो नहीं निश्चिंत देंगे। हो जाइए। मुझे गाड़ी धोने वाले ने कहा जी। कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं जी। देंगे, पर्ची ठीक। से देखा जाता है, दुनिया में राज किसी भाई, ने भी ठीक बोरी है। से पूरी बिल्कुल, चीनी नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं अशोक जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कह दूं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक कांग्रेस के शायद प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा, अशोक जी आपके लिए भी बड़ी रोचक चीज है ये, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी भाजपा से दलित नाराज है, पिछड़ा नाराज है, नौजवान नाराज है, किसान नाराज है, महिला नाराज है। क्या? तो मैंने कहा आपकी बात सब सच मान लेता हूं, भाजपा को 10,000 वोट पूरे देश में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, इसके बाद तो लाख वोट नहीं बचता किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या? तो मैंने कहा ये तो प्रधानी का चुनाव भी अब नहीं जीत सकते, तो इनको पार्टी बंद कर देनी चाहिए। भाई जिससे पिछड़े और दलित और महिला और किसान और नौजवान सब खिलाफ हैं अशोक यादव जी, वो तो चुंगी का चुनाव भी नहीं जीत सकता ना। और ये 303 सीटें क्या जापान वाले देंगे इनको? क्या बात, ये बात है। तब नहीं लड़े थे आप, तब नहीं लड़े थे, तब ओबीसी और दलित और आदिवासी चुनाव में वोट नहीं दे रहे थे। या अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुआ, वहां ओबीसी, दलित और पिछड़े और इन लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? फिर 2/3 कैसे ले आए मध्य प्रदेश में? अशोक जी बात के पीछे कोई तर्क भी होना चाहिए, नहीं बिया विशुद्ध। जैसे लोग कहते हैं सिरका है तो 1 चम्मच सिरका लो, अच्छा है डाइजेशन के लिए, लेकिन डाइल्यूट करके लो, पूरा गिलास पानी भर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो थोड़ी बहुत बात चल जाए, मतलब बिल्कुल बोले सब खिलाफ है, तो फिर जीत कैसे सकता है आदमी? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और कौन को नाराज, क्या इस देश में आज तक कोई ऐसी व्यवस्था बनी थी कि जो भारतीय सेना को ठेके पर रख दिया जाए? आज तक इतिहास में नहीं बनी थी, लेकिन इस मोदी सरकार ने सेना को भी ठेकेदारी पे रखा। तो कौन ऐसा घर है, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा शहर है जहां पे सेना के जवानों की ठेके नहीं? दूसरी बात, माननीय मोदी जी का तीसरा नामांकन काशी में, बनारस में। अब पहले नामांकन की बात अगर आपको याद, क्योंकि आप सीनियर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको बहुत चीज याद रहती है, उन्होंने क्या बोला था? काशी को क्योटो बना देंगे और मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। अरे भैया प्रणाम आपको, आपने तो जनता के साथ झूठ बोला, कम से कम माँ गंगा को तो बख्श देते प्रभु। माँ गंगा जिनको पूरा देश माँ मांगता है, उसके साथ भी वही काम जो आपने जनता के साथ कर दिया, जो आपने किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के साथ किया, वही काम आपने माँ गंगा के साथ किया। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने में। आज अगर देखा जाए अमिताभ भाई, तो माँ गंगा जितनी गंदी थी 14 में, वही गंदगी आज भी है लगभग, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। और उसके बाद कहते हैं कि हम काशी क्योटो बना देंगे। काशी तो क्योटो भी बन गई होगी। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए हुए वादे नहीं पूरा कर सकता अमिताभ भाई, वो देश से किए हुए वादे जो कैसे पूरा करेगा? तो देश कैसे विश्वास करेगा? एक बार विश्वास कर लिया, 2 बार विश्वास कर लिया, अब कितनी बार काट की हाड़ी चढ़ाएंगे? ठीक, रुक तेरे को बताते तेरी, मतलब अब तीसरी बार नहीं आएंगे। ठीक, मैं एक चीज यहां मेज के बीचों बीच रख देना चाहता हूं, वो हिलेगी नहीं 4 जून को ना, अभी फिक्स कर दूंगा एमसील लगा के। अगर भाजपा जीत गई, अगर जिसको जितनी श्रद्धा उतना बड़ा अगर कर लो, अगर भाजपा जीत गई तो मानेंगे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, समाजवादी, कांग्रेसवादी सबने वोट दिया भाजपा को, तभी जीती। ठीक, देश की जनता ने वोट दिया, ऐसा तो नहीं कि ये कहीं से वोट चुरा लाएंगे, हैं? ठीक, और अगर हार गए तो अशोक यादव, राज शर्मा की बात ठीक मान लेंगे कि सब्जी वाला भी खिलाफ था, गाड़ी धोने वाला भी खिलाफ था, दलित भी खिलाफ थे, पिछड़े भी खिलाफ थे, अगड़े भी खिलाफ थे, वंचित भी खिलाफ थे, महाशोषित भी खिलाफ थे, महावंचित भी खिलाफ थे, मुसलमान भी खिलाफ थे, और जितने चाहो उतने नाम लिख लो खिलाफत के। ये तो मानेंगे ना अशोक जी?
फिर तो भागने की रास्ता नहीं रहेगा। अगर ये जीत गए तो मानना पड़ेगा कि भाई आप लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे थे वो तथ्यपूर्ण नहीं था, वो असत्य था, भ्रामक था, छलावा था। और ये हार गए तो माना जाएगा ये जो कह रहे थे वो छलावा था, आप जो कह रहे वो सच है। अशोक जी इस पर टिके, हाँ ना? अभी हामी भर दो भैया, बाचा भरवाऊंगा साहब जी। ना ना, लंबी कहानी नहीं, हाँ या ना, नहीं लंबी बात नहीं। हर चीज का अंता भाई, ना 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 ना, लंबी हम भागने का रास्ता नहीं देते ना। और जब आदमी लंबी बात करे समझ लो भागना चाहता है ना। नहीं, देखिए भागने वाला तो एक ही इंसान है इस देश ना, में, जो मुद्दों से भागा, जिसने अपने वादों से भागा। ठीक है अशोक जी, जिसने ठीक, हम ठीक है आप नहीं कहोगे, लेकिन हम इस चीज को सेंटर ऑफ द टेबल रख दे रहे हैं। क्या 4 तारीख को कोई एक गठबंधन तो माफी मांगेगा, चाहे इधर वाला मांगे चाहे उधर वाला मांगे, और फिर कम से कम 4.5 साल तक थेथरई पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है राज भाई, 6 महीने के लिए थेथरई से प्रतिबंध हटाया जाएगा चुनाव जब आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 4.5 साल शांति रहेगी कम से कम, ताकि देश में काम हो। फिर 6 महीने थेथरई के लिए हो जाएगा कि भाई दलित खिलाफ है, पिछड़ा खिलाफ है, अग्नि सवर्ण खिलाफ है, यहां ये हो गया वहां वो हो गया, दिस दैट। कुछ समय तो शांति रहे ना चुनाव परिणाम के बाद, नहीं? बिल्कुल सही बात है। फिर थेथरई नहीं कि फिर अगले दिन से खड़े हो गए बोले नहीं पिछड़े खिलाफ है। अरे भाई साहब अभी वोट हो चुका, बता रहे पिछड़े खिलाफ। राजस्थान के नेता जब ये बोलते हैं कि भाजपा से अगड़े पिछड़े मुसलमान और कौन कौन सब नाराज है, तो मुझे हंसी आती है कि यार क्या खाते हो तुम लोग, कौन सी डोज ले रहे हो भैया? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय